हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित हमने कुछ बिंदुओं को देख लिया था, अर्थात राष्ट्रपति के पद, कार्यपालिका और चुनाव। और मैंने राष्ट्रपति का कोटा क्या है, उनका कार्यकाल कितना होता है और हम उनके पुनर्निर्वाचन को देख रहे थे। ठीक है, देखिए यह लाइन आपको मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पका चुनर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ठीक है, अगर इस लाइन को आप याद रखे रहेंगे तभी आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वैसे आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, बात याद करने की है। मैं इसलिए यह आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वह राष्ट्रपति से संबंधित वह क्या आएंगे, एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको कई वीडियो इसमें बना कर दिया है। जैसे मैंने राष्ट्रपति के पद का वर्णन, कार्यपालिका, चुनाव संबंधी और राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी जितने भी प्रावधान थे उसको मैंने बता दिया है। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 57। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 में हम देख रहे थे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को। क्या देख रहे थे? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को। दोस्तों आज हम स्पीड थोड़ा अपना बढ़ाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट शीघ्र ले सकें। देखिए जब हम अनुच्छेद 57 की बात कर रहे थे तो पुनर्निर्वाचन में हमने आपको यह बताया था कि राष्ट्रपति के, देखिए किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी सीमा तय नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे देश के संविधान में, अर्थात भारत देश के संविधान में राष्ट्रपति बनने की जो तय सीमा है, राष्ट्रपति बनने की जो सीमा है, ठीक है, समय सीमा है, वह तय नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है और एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन भी सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई समय सीमा तय नहीं, कोई समय सीमा तय नहीं। ठीक है दोस्तों, कोई समय सीमा तय का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। अब यह चाहें तो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, कई बार बन सकते हैं। ठीक है, इसकी समय सीमा भारत देश के संविधान में तय नहीं है। अर्थात भारत देश के संविधान में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वह दोबारा, तिबारा, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हो सकता है, उम्मीदवारी कर सकता है और राष्ट्रपति बन भी सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे भारत देश में केवल एक ही राष्ट्रपति हैं, केवल एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दो बार राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वही अधिकतम बार भी राष्ट्रपति बने थे। अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम, देखिए लिख दे रहा हूँ, सबसे अधिकतम बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, तो राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप जानते हैं भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यह राजेंद्र प्रसाद ही अभी तक सबसे अधिक बार, अर्थात 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो एक से अधिक बार राष्ट्रपति बने हों। तो दोस्तों हमने देख लिया क्या, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। अर्थात उसकी कोई जो समय सीमा है तय नहीं है। फिर मैंने लिखा कि सबसे अधिकतम बार राष्ट्रपति बनने वाले केवल एक ही व्यक्ति थे और वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आशा करता हूं दोस्तों यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखा दोस्तों क्या, अनुच्छेद 57। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, अनुच्छेद 58 को। किसको पढ़ लेते हैं? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 58 में कहा गया क्या, योग्यता। पका चुनर का पुनर्योग। पुनर्योग का मतलब क्या होगा? पुनर्योग से मतलब क्या हो गया? पुनर से हो गया पुनर्निर्वाचन और योग से क्या हो जाएगा दोस्तों? योग्यता।
देखिए योग्यता लिख दे रहा हूँ, योग्यता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के योग्यता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप आंसर देंगे अनुच्छेद 58 में। देखिए कोई भी जो व्यक्ति है वह राष्ट्रपति के लिए कब उम्मीदवारी कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। तो सबसे पहले दोस्तों पहला कंडीशन है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या हो दोस्तों, भारत का नागरिक हो। अर्थात वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। अब यह क्या दोस्तों है, कहा गया है दूसरे में कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से एक भी दिन कम है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारी नहीं कर सकता है। अर्थात न्यूनतम सीमा क्या है दोस्तों, 35 वर्ष। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि 35 वर्ष से पहले कि जो अवस्था होती है, जैसा कि स्टेनले हॉल ने भी कहा है कि किशोरावस्था क्या होती है, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है, जिसे तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों 35 वर्ष से कम व्यक्ति को भारत देश की पूरी जिम्मेदारी क्या की जाएगी, सौंप दी जाएगी, तो क्या कर सकता है, आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जोश और जुनून ज़्यादा होता दोस्तों। वह निर्णय विचार करके नहीं लेंगे बल्कि निर्णय लेने में शीघ्रता बरतेंगे। ठीक है, और कोई गलत कदम ना उठा लें। इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वह कितना निर्धारित किया गया है, 35 वर्ष। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष से एक दिन कम है, क्या वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो आप आंसर देंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, 35 वर्ष। बात करते हैं किसकी, तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। अब यह क्या कहा गया दोस्तों, योग्य हो। यह क्या कहा गया दोस्तों, देखिए इसमें कहा गया क्या कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसे लोकसभा के सदस्य की योग्यता हो। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है तो उस व्यक्ति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें ज़्यादा दबाव आप नहीं डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा सदस्य की बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वही कंडीशन है क्या, भारत का नागरिक हो, और दूसरा कंडीशन क्या हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, सॉरी 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, पूरा कर चुका हो। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष का तभी होगा जब वह 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका होगा। तो वैसे दोस्तों अगर आप चाहें इसे पॉइंट में लिख भी सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए यह 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता यही दोस्तों कि वह व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा है वह भारत देश का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और वह 25 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो, तभी वह व्यक्ति लोकसभा सदस्य के रूप में योग्य होगा। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं दोस्तों यह तीनों कंडीशन देश की लगभग काफ़ी जनसंख्या इस कंडीशन को फुलफिल करती है। अर्थात आप जानते हैं लगभग सारी जनता क्या है, भारत देश की नागरिक है, और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी आयु 35 वर्ष पूरी भी हो चुकी हो, और कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोकसभा सदस्य बनने की भी योग्यता रखते हों। तो क्या वे सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों ये 3 कंडीशन जो दिए गए हैं, ये 3 कंडीशन देश की लगभग अधिकतर संख्या, आधे से ज़्यादा जनसंख्या इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है। और सोचिए अगर सारी जनता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ी हो जाएगी तब तो कैंडिडेट की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ही अधिक हो जाएगी। और आप जानते हैं
अनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अर्थात व्यक्तियों को वोट डालते डालते ही क्या हो जाएगी, वोट डालते डालते ही बहुत समय लग जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें एक कंडीशन को और जोड़ दिया गया है। वह कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। कंडीशन चौथा लिख दे रहा हूँ, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। अब यह प्रस्तावक का मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते हैं संसद के कितने अंग होते हैं, 2 अंग। पहला क्या होता है, लोकसभा, और दूसरी क्या होती है, राज्यसभा। देखिए अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, उस व्यक्ति के पक्ष में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों से मिला करके कम से कम 50 सदस्य ऐसे हों जो यह प्रस्ताव पेश करें कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, या हम प्रस्तावित करते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बने। फिर से सुनिए दोस्तों, चौथा कंडीशन है क्या, चौथी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसके पास यह भी योग्यता होनी चाहिए कि उसके पास कितने प्रस्तावक हों, 50 प्रस्तावक हों। अब प्रस्तावक से मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक लोकसभा, दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसके पक्ष में लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों से ही 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उस व्यक्ति के पक्ष में हो। किस व्यक्ति के, जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है, वे 50 सदस्य उस व्यक्ति के पक्ष में हों और यह प्रस्तुत करें कि उस व्यक्ति को वे राष्ट्रपति बनना देखना चाहते हैं, या वे 50 सदस्य यह चाहते हैं कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति देखें, राष्ट्रपति के रूप में देखें। तो दोस्तों अब बताइए, यह जो 3 कंडीशन लगभग जनसंख्या फुलफिल कर रही थी वह तो यहीं छट जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं वही व्यक्ति 50 प्रस्तावक ला सकेगा जिसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, कहाँ, लोकसभा में या राज्यसभा में। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने जो यह 50 प्रस्तावक की बात की है, यह 50 प्रस्तावक केवल और केवल लोकसभा से भी हो सकते हैं और केवल या राज्यसभा भी हो सकते हैं, या फिर आप 10 राज्यसभा से लाइए और 40 लोकसभा से लाइए, या फिर 40 राज्यसभा से लाइए और 10 लोकसभा से लाइए। इसकी कंडीशन नहीं है दोस्तों। मकसद क्या है, 50 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए और वे 50 प्रस्तावक कहाँ से हों, संसद के क्या हों, 50 सदस्य हों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह 3 कंडीशन फुलफिल करने वाले जो व्यक्ति थे या जनता थी, वह चौथी कंडीशन आने के पश्चात ही क्या हो जाती है, इस लिस्ट से छट जाती है। आती है एक और कंडीशन दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या, 5वां कंडीशन। कहा जाता है 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। जैसे दोस्तों 50 प्रस्तावक होने चाहिए, वही 50 क्या होने चाहिए, वही नहीं होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। अर्थात दोस्तों फिर से सुनिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उस व्यक्ति के पक्ष में इसी संसद से ही 50 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो यह अनुमोदन करें कि हम इस व्यक्ति के पक्ष में हैं और इस व्यक्ति के पक्ष में ही यह निर्णय देते हैं कि यह व्यक्ति क्या बने, राष्ट्रपति बने। प्रस्तावक मतलब क्या हुआ कि वे प्रस्ताव दें कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बने, और उसी तरीके से जो 50 अनुमोदक होते हैं यह भी अपने क्या करते हैं, अनुमोदन देते हैं कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिए, एक कंडीशन फिर यही मैं बता रहा हूँ कि यह जो 50 अनुमोदक भी हैं दोस्तों, यह भी लोकसभा से होने चाहिए या राज्यसभा से होने चाहिए, या फिर 50 अनुमोदक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर हों। लेकिन अंतर क्या है कि जो 50 सदस्य इस संसद से प्रस्तावक हैं, वे 50 प्रस्तावक के सदस्य इस अनुमोदक के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर से सुनिए, जो 50 सदस्य या प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत हो चुके हैं, उन प्रस्तावक सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुमोदक सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन और दोस्तों, फिर से सुनिए,
जो यह 50 प्रस्तावक हैं या 50 अनुमोदक हैं, यह सदस्य केवल और केवल कहाँ के होने चाहिए? संसद के होने चाहिए। और संसद के चाहे एक सदन के हों, चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, या फिर दोनों से मिला करके हो। कंडीशन क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भी भाग लेती है। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भी भाग लेती है। तो यह जो 50 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक हैं, यह 50 प्रस्तावक और अनुमोदक केवल संसद के होंगे, विधानसभा से नहीं होंगे। मैंने आपको यहाँ पर जितने कंडीशन थे वहाँ उसको क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर से देखिए, यह 3 कंडीशन आधी से ज़्यादा जनसंख्या फुलफिल कर रही थी, लेकिन जब बात इस कंडीशन की आती है तो इस कंडीशन के आते ही सारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? छट जाते हैं, और केवल वही व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो पाते हैं जिनकी अच्छी खासी पकड़ कहाँ रहती है? संसद में रहती है। तो यह हो गई दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की क्या योग्यता। तो योग्यता किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 58 में। अब हम पढ़ेंगे क्या? अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया दोस्तों? देखिए, योग्यता मैंने आपको बता दिया, अब क्या बताना है आपको? शर्तें। देखिए अनुच्छेद 59, और अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 59 में कहा गया दोस्तों क्या? शर्तें। शर्तें क्या होती है? शर्तों से मतलब क्या है? देखिए, मैंने योग्यता बताया और उसी योग्यता से ही जुड़ा है क्या? हमारे राष्ट्रपति की क्या शर्तें। देखिए दोस्तों, शर्तें क्या होती हैं? जो हमने योग्यता में पढ़ा, योग्यता अलग होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्तें होती हैं वह अलग होती हैं। पहला क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्या है? पागल ना हो। क्या हो? पागल ना हो। दूसरा कंडीशन क्या हो? दिवालिया ना हो। क्या हो दोस्तों? दिवालिया ना हो। तीसरी कंडीशन या तीसरी शर्त क्या हो? किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। क्या बताया? मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हो रहा है? खड़ा हो रहा है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन रहा है, अगर वह मानसिक रूप से पागल रहेगा तो वह क्या निर्णय लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात अगर वह कुछ गलत निर्णय ले लेता है जो कि हमारे देश के हित में नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? अन्यथा हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया दोस्तों कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है या राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने जा रहा है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। बात दूसरे की करते हैं, दिवालिया ना हो। देखिए, दिवालिया से मतलब क्या है? दिवालिया से मतलब क्या दोस्तों? कि वह कर्ज न लिया हो, वह सरकारी कर्ज से क्या हो? बिल्कुल ही दूर हो। अर्थात सरकारी कर्ज में या फिर प्राइवेट कर्ज में ही क्या हो? लिप्त ना हो। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों मान लीजिए वह क्या है? ढेर सारे कर्ज ले लिया है, अब राष्ट्रपति बनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? वह उन कर्जों को भरने का प्रयास करेगा, और कर्ज भरने के लिए दोस्तों वह गलत रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उस समय सारी शक्तियां किसके पास नीत रहेंगी? राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, तो कहा गया दोस्तों कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने जा रहा है वह व्यक्ति क्या हो? सरकारी कर्जों में ना डूबा हो, अर्थात दिवालिया ना हो। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं क्या? कि किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात दोस्तों वह गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, और वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले, अर्थात जिस दिन नॉमिनेशन होगा, जिस दिन क्या होगा? नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के एक दिन पहले ही उस व्यक्ति को उस गवर्नमेंट जॉब या उस सरकारी नौकरी से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के पश्चात ही दोस्तों वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेटेड होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पर जा रहा है, देखिए कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर है और उस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना देते हैं, तो वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि
उसका मन गवर्नमेंट जॉब में भी रहेगा और उसका मन राष्ट्रपति के पद पर भी रहेगा। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, जिस दिन से उसका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के एक दिन पहले ही उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के पश्चात ही दोस्तों वह व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देखिए एक कंडीशन और समझ लीजिए, यह क्या है दोस्तों, संसद। यह क्या है, संसद। अब संसद के दो अंग, लोकसभा और दूसरा क्या होती है, राज्यसभा। देखिए कोई भी व्यक्ति, इसी तरीके से विधानमंडल भी ले लीजिए। देखिए विधानमंडल भी ले लीजिए, विधानमंडल के भी कितने अंग हैं, विधानमंडल के कितने अंग, दो अंग, विधानसभा और क्या होती है दोस्तों, विधान परिषद। मान लीजिए विधान परिषद, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो या तो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या फिर विधानमंडल का सदस्य है या फिर विधान परिषद का सदस्य है, या दोस्तों वह कोई मंत्री है, कोई सांसद है या कोई विधायक है और वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या करता है, खड़ा होना चाहता है, तो वह व्यक्ति दोस्तों पहले इस्तीफा नहीं देगा। क्योंकि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल या विधान परिषद या कोई मंत्री या विधायक होते हैं, उनके जो पद हैं उनको सरकारी पद नहीं माना जाता है। तो इसी तरीके से तो आप देखे होंगे बहुत बार कि कोई व्यक्ति सांसद होता है और सांसद के थ्रू वह क्या करता है, जाकर राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति बनने के पश्चात वह क्या करता है, इस्तीफा देता है। क्योंकि जो ये संसद के पद होते हैं या विधानमंडल के पद होते हैं वे सरकारी पद के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। तो फिर से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा और जिस दिन उसका शपथ होगा, शपथ लेने के पश्चात भी अगर वह चाहे, देखिए शपथ लेने के पश्चात ही वह व्यक्ति क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। फिर से सुनिए कि कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो अगर वह चाहे तो शपथ लेने के पश्चात ही वह संसद या विधानमंडल से क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है और उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो नॉमिनेशन के पहले ही उस व्यक्ति को उस सरकारी जॉब से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के पश्चात ही वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ध्यान दीजिए, चौथी शर्त क्या है दोस्तों, क्या है चौथी शर्त क्या है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है, राशि जमा करना। देखिए कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उस व्यक्ति को आरबीआई के पास या फिर भारत देश के सरकारी खजाने में 15,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, 15,000 डिपॉजिट करने के पश्चात ही वह व्यक्ति नॉमिनेशन के लिए क्या हो सकता है, योग्य हो सकता है। जब तक वह व्यक्ति सरकारी खजाने या आरबीआई के पास 15,000 रुपये नहीं डिपॉजिट करता है तो तब तक वह व्यक्ति नॉमिनेशन नहीं करवा सकता है। और इसी 15,000 रुपये को दोस्तों क्या कहते हैं, जमानत राशि कहते हैं। और कभी कभी आप जब चुनाव जीत जाता है कोई व्यक्ति तो आप सुनते हैं कि जो हारा व्यक्ति है, तो कई ऐसे भी हारे व्यक्ति होते हैं जिसकी जमानत राशि ही क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि का जब्त होना क्या है दोस्तों, मान लीजिए देखिए यह संसद है और संसद के कितने सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और फिर विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों विधान परिषद तो भाग नहीं लेता और लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट ने भाग लिया, उन कैंडिडेट का जितने भी मत पड़े हैं या जितने भी कैंडिडेट ने मत को डाला है, यदि कुल मत का 1/6 भाग जिस कैंडिडेट को नहीं मिलता है उस कैंडिडेट की जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। जमानत राशि का मतलब क्या है दोस्तों, यह जो 15,000 रुपये आपने आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में डिपॉजिट किया है, अगर
मत पड़ने के बाद, जब आपकी मत की गणना हो जाती है, मान लीजिए आप चुनाव क्या होते हैं, हार जाते हैं, लेकिन चुनाव हारने के पश्चात भी दोस्तों यदि जितने मत पड़े थे उन पूरे मतों का 1/6 भाग यदि आपको मिल जाते हैं तो आरबीआई या जो सरकार होती है वह आपकी जमानत राशि वापस कर देती है। लेकिन यदि कुल मत का 1/6 भाग आपको नहीं मिल पाता तो यह 15,000 जो जमानत राशि आपने जमा किया था वह क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अर्थात उसे आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया क्या, योग्यता, और क्या पढ़ाया, शर्तें। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, शपथ की। किसकी बात करते हैं, शपथ की। देखिए शपथ किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया दोस्तों, शपथ, अर्थात राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI, ऐसे लिख देता हूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य भारत के, ऐसे लिख दे रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं, 32+1। कितने दोस्तों, 32+1। अब 32 क्या है दोस्तों, ये क्या है, न्यायाधीश है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और जो यह एक होता है दोस्तों इसे कहते हैं क्या, CJI, इसे क्या कहते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस समय कौन है, NV रमणा, कौन है, NV रमणा। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, मत पड़ा, मत की गणना भी हुई, और कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर लिया है, जीत लिया है, जब वह चुनाव जीत लेता है दोस्तों तो उस व्यक्ति को, जिसने चुनाव जीता है, अर्थात जो राष्ट्रपति बनने वाला है, चुनाव जीतने के पश्चात दोस्तों क्या हो जाएगा, वह राष्ट्रपति बनेगा। तो चुनाव जीतने के पश्चात उस व्यक्ति को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह क्या करते हैं, उसे कर्तव्यों के बारे में क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। आप शपथ सुने भी होंगे दोस्तों, जैसे खाते हैं लोग कसम, जैसे पुलिस फोर्स में भी जाते हैं तो कसम खिलाया जाता है, अर्थात कि आप मेहनत से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों क्या करेंगे, वहन करेंगे, संविधान का नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब से संबंधित जो भी शपथ होते हैं या प्रावधान होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं तो कौन दिलाएंगे, तो इन जो 32 सदस्य हैं, यह जो क्या हैं 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, जो 32 न्यायाधीश बच रहे हैं, इस 32 न्यायाधीश में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो क्या होगा दोस्तों, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाने का कार्य करेगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायाधीश है दोस्तों, तो 32+1, 32 क्या है, न्यायाधीश हैं, और एक जो है वह क्या कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमणा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बाद यह ही सबसे बड़ा पद है, जो मुख्य न्यायाधीश ही हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे पद पर हैं जो राष्ट्रपति के लगभग समान है। तो समान को दोस्तों या उससे बड़ा या उसके समान ही क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा पद इस भारत देश में कुछ भी नहीं। शपथ समझ में आपको आया होगा। बात कर लेते हैं किसकी, महाभियोग। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों हम, अनुच्छेद 61। किसकी बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया दोस्तों, महाभियोग। महाभियोग को मैं आपको समझाता हूं। देखिए महाभियोग में क्या है दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, मान लीजिए वह कोई ऐसे कार्य करता है
जो देश हित में नहीं है, या कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पे है वह भारत देश के संविधान के विरुद्ध काम करता है, अर्थात संविधान के नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, या वह किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गया है और देश विरोधी गतिविधियों में क्या हो गया है, शामिल हो गया है, तो और वह क्या कर रहा है, अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। फिर से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वह संविधान के नियमों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है और राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। किस पर अधीन है, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। और दोस्तों उसका कार्यकाल भी अभी बचा हुआ है और वह अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहा है, अर्थात वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए दोस्तों क्या करती है, संसद महाभियोग लाती है और यदि संसद के द्वारा महाभियोग पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, अपने पद को छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, फिर से सुनिए दोस्तों, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। और एक पॉइंट और आप याद करेंगे कि जो महाभियोग शब्द है वह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, बाकी किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए संसद की कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए क्या है दोस्तों कि किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है।